हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए पहले प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। तो आज इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को चेक करिए कि कितनी तैयारी आपने कर ली है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और अंत तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ है। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी उत्तराखंड। बताइए अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है। तो अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल आपका उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। ए केनोपनिषद, बी विष्णु पुराण, सी ऐतराय ब्राह्मण या फिर डी अथर्ववेद। तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित जो है आपका ऐतराय ब्राह्मण में कहा गया। ठीक है, राज्याभिषेक समारोह का जो विवरण है वो ऐतराय ब्राह्मण में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है। ए बोधगया में, बी लुम्बिनी में, सी सारनाथ में या फिर डी कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया है वो दिया है सारनाथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ए शाहजहां ने, बी औरंगजेब ने, सी अकबर ने या फिर डी हुमायूं ने। तो बताइए लाहौर में बादशाही मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो कराया था औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था। 1857 का जब विद्रोह हो रहा था उस समय मुगल सम्राट कौन था। ए अकबर सेकंड, बी बहादुर शाह सेकंड, सी बहादुर शाह फर्स्ट या डी शाह आलम द्वितीय। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल जो सम्राट था वो था बहादुर शाह द्वितीय। इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ए मौलाना आज़ाद, बी मोहम्मद अली, सी बदरुद्दीन तैयब जी या फिर डी शाह वली उल्लाह। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी भारतीय शासन अधिनियम 1919, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर डी चार्टर एक्ट 1813। तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जब आए तो आपको भारत शासन अधिनियम लगा कर आना है। भारत शासन अधिनियम 1919। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आपका चंपारण सत्याग्रह दे रखा है, बंगाल विभाजन दे रखा है और जलियांवाला बाग हत्याकांड दे रखा है। तो बताइए कि सबसे पहले कौन सा हुआ, दूसरे नंबर पे कौन सा हुआ और थर्ड नंबर पे कौन सा हुआ। तो देखिए बंगाल का विभाजन जो है सबसे पहले हुआ 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो देख लीजिए सेकंड कौन सा है, ये दोनों हैं। अब जो दूसरा हुआ वो चंपारण सत्याग्रह हुआ। वो चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। तो 1917 में फर्स्ट वाला। और थर्ड जो हुआ सबसे लास्ट में वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये हुआ 1919 में। इसका मतलब सी वाला सही है। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि जो पहला जो सत्याग्रह जो था आपका घटना वो बंगाल विभाजन था 1905 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह उसके बाद 1917 में हुआ और आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम
महासचिव निम्न में से कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर डी एन.जी. रंगा। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के जो प्रथम महासचिव हैं वो थे एन.जी. रंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया है? किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रीय पिता कहकर संबोधित किया था? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी सरोजिनी नायडू ने या फिर डी चंद्रशेखर आजाद ने। तो इनको जो सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा वो कहा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और महात्मा की उपाधि ने किसने दी? तो ये दी आप रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। महात्मा कहकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको सबसे पहले कहा था, और जो राष्ट्रपिता कहकर जो सबसे पहले संबोधित करा था वो करा था आपके सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हिस्ट्री का पोर्शन जो 10 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब ज्योग्राफी का लगाते हैं। यहाँ पर ज्योग्राफी दे रखे हैं क्वेश्चंस। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? ए नेपाल के साथ, बी पाकिस्तान के साथ, सी चीन के साथ या फिर डी बांग्लादेश के साथ। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत के साथ लगी हुई है वो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, 4093 है, 4093 किलोमीटर है। और सबसे छोटी अगर पूछी जाए तो अफगानिस्तान को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा स्थित है? नाथुला दर्रा स्थित है ए पाकिस्तान में, बी नेपाल में, सी भूटान में या फिर डी भारत में। तो नाथुला दर्रा जो है आपका भारत में स्थित है। और अगर पूछा जाए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया है यहाँ पे कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो भारत में। लेकिन भारत के किस राज्य में है? तो भारत के सिक्किम राज्य में है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो गिर राजस्थान दे रखा है, बी रणथंभौर महाराष्ट्र दे रखा है, सी केबुल लामजाओ मणिपुर दे रखा है, और सी डी साइलेंट वैली आपका कर्नाटक दे रखा है। तो इसमें से कौन सा सही है पूछा है? तो देखिए केबुल लामजाओ मणिपुर में है, यही सही है। केबुल लामजाओ जो है मणिपुर में है, यही सही है। बाकी ये तीनों जो हैं गलत हैं। अब इसमें भी मैं बता देती हूँ कि कहाँ कौन कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए गिर राजस्थान में नहीं है, गिर गुजरात में है। गा से गिर को याद रखिएगा, गा से गुजरात को याद रखिएगा। गिर आपका गुजरात में। रणथंभौर महाराष्ट्र में नहीं है, रणथंभौर आपका राजस्थान में। रणथंभौर आपका राजस्थान में है। ठीक है, रणथंभौर आपका राजस्थान में है, याद रखिएगा। रण से राणा सांगा कहाँ के थे? वो आपके राजस्थान के थे। सही है। केबुल लामजाओ मणिपुर का है, और साइलेंट वैली केरल की है। साइलेंट वैली केरल की है, तो कर्नाटक की नहीं है। ठीक है, तो चारों बता दिए मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य की बढ़ती दूरी मतलब सबसे पहले सूर्य के निकट कौन है, फिर उससे बाद कौन है, उससे बाद कौन है, उससे बाद कौन है, सबसे बाद कौन है, ये बताना है। तो देखिए सूर्य के सबसे निकट तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, और फिर मंगल है। तो ये जो क्रम है ये बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले सूर्य के पास बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। मतलब बुध सबसे निकट है, तभी ये 88 दिन में 88 डेज में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, मतलब इतना नज़दीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? ए प्रशांत महासागर में, बी अंध महासागर में, सी हिंद महासागर में, या डी आर्कटिक महासागर में। तो देखिए 90 ईस्ट रिज जो स्थित है वो आपका हिंद महासागर में है। 90 ईस्ट रिज जो है वो आपका हिंद महासागर में है। चलिए यहाँ पर आपके जो ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन हैं वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब आगे से आपके जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, उसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ए सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, बी सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, सी निजी क्षेत्र पर विशेष बल, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में सहअस्तित्व, मतलब अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित है तो उसका मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? सेबी के अध्यक्ष हैं तो ए JN वाजपेयी, बी M दामोदरन, सी अजय त्यागी, या फिर डी माधवीपुरी बुच। तो देखिए वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं माधवीपुरी बुच। इन्हें 1 साल हो गया है। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि
प्रथम जो महिला हैं सेबी की वो भी माधवीपुरी बुच ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? ए द्वितीय में, बी चतुर्थ में, सी पंचम में या फिर डी षष्ठ में? तो उद्योग जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ए जी पॉल को, डी बी डॉक्टर मिशेल, सी राजकृष्णा या फिर डी नॉर्मन बोरलॉग? तो देखिए हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और अगर भारत में पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग लगा कर आइएगा, अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो स्वामीनाथन लगा कर आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक या फिर डी एक्सिस बैंक? तो बताइए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किस बैंक को पहले जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन उससे पहले इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कब स्थापना हुई, तो 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, अगर आरबीआई के बारे में बात की जाए, आरबीआई का कब स्थापना वर्ष थी, तो 1935 में आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना वर्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके जो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है वो यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। यहाँ से आपको कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मिलेंगे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर जी, बी जवाहरलाल नेहरू जी, सी राजेंद्र प्रसाद जी या फिर डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी? तो देखिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी को लगा कर आइएगा। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ए भाग फर्स्ट में, बी भाग थर्ड में, सी भाग सेकंड में या फिर डी भाग फोर्थ में? तो देखिए मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 4 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 46, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 45 या फिर डी अनुच्छेद 44? तो देखिए भारत में संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 44। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए गवर्नर या भारतीय रिजर्व बैंक के, बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी भारत के राष्ट्रपति या फिर डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय? तो भारत के वित्त आयोग की जो स्थापना करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? ए भाग 9, बी भाग 9B, सी भाग 9A या फिर डी भाग 10? तो देखिए 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में जो भारतीय संविधान जोड़ा गया वो है भाग 9। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब 73वां संविधान संशोधन का नाम आए तो भाग 9 लगा कर आइएगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं वो भी 5 कंप्लीट होते हैं। चलिए अब साइंस पे पढ़ते हैं। पार्टसेक एक इकाई है। पार्टसेक एक इकाई है चाल की, त्वरण की, समय की या फिर डी दूरी की? तो देखिए पार्टसेक जो है वो दूरी की इकाई है। ठीक है, पार्टसेक जो है वो दूरी की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण है। तो एक सीधी सड़क पर कार की गति जो है
वो किसका उदाहरण है, कौन सी गति का उदाहरण है? ए आवर्ती, बी वक्रीय, सी रेखीय या फिर डी अनियमित। तो एक सीधी रेखा सड़क पर कार की गति जो है वो रेखीय गति का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक तत्व में समस्थानिकों में होते हैं या होती हैं ए समान भौतिक गुण, बी भिन्न रासायनिक गुण, सी न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या या फिर डी भिन्न परमाणु संख्या। तो देखिए एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? ए डार्विन को, बी मेंडल को, सी लेमार्क को या फिर डी डेब्रीज को। तो देखिए आनुवंशिकी का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है मेंडल को। ठीक है, मेंडल इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वग्राही का मतलब है सबसे प्राप्त करने वाला, सबसे ग्रहण करने वाला। कोई भी इंसान जो है, कोई भी ब्लड ग्रुप का बंदा है वो इनको दे सकता है। तो वो होगा ए का ए है ओ पॉजिटिव, बी ए पॉजिटिव, सी ए बी पॉजिटिव या फिर डी ओ नेगेटिव। तो देखिए सर्वग्राही है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ये तो सर्वग्राही है। और सर्वदाता जिसको बोलेंगे वो है ओ पॉजिटिव, मतलब वो किसी को भी दे सकता है, वो है ओ पॉजिटिव। और वो किस सबसे ले सकता है वो है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अब हिंदी कराते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ए अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सी अनुग्रहित या फिर डी अनुग्रहित। देखिए पढ़ने में तो सभी अनुग्रहित ही है, लेकिन अभी आपको बताना है कि कौन सा सही है वर्तनी के हिसाब से। तो ये आपका डी वाला सही है, ये वाला आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। वीरों को कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? ए सुमित्रा कुमारी चौहान, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी माखनलाल चतुर्वेदी या फिर डी सुमित्रा कुमारी चौहान। तो देखिए वीरों का कैसा हो बसंत जो है ये है सुमित्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पूर्व से कोई भी आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है। ए अप्रत्याशा, बी अनाहूत, सी अपरिमय या फिर डी अप्रत्याशित। तो देखिए जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अकाल का पर्यायवाची क्या है? अकाल का पर्यायवाची है ए दुर्भिक्ष, बी अपरिहार्य, सी अंधियारा या फिर डी अक्षत। तो अकाल का पर्यायवाची जो है दुर्भिक्ष है। अकाल का पर्यायवाची जो है वो दुर्भिक्ष है। आकाश शब्द का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आकाश शब्द का विलोम है ए धरती, बी नागलोक, सी पाताल या फिर डी समुद्र। तो आकाश शब्द का विलोम है सी पाताल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। चलिए इंग्लिश कराते हैं अब। गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। अलार्म का आपको सिनोनियम बताना है। सिनोनियम होगा अलार्म का ए वेक, बी रिंग, सी पैनिक या फिर डी साउंड। तो बताइए अलार्म का सिनोनियम क्या होगा? तो अलार्म का सिनोनियम जो होगा वो है सी पैनिक। भाई अलार्म बजता है तो क्या पैनिक ही तो हो जाते हैं, उसका अर्थ पैनिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। गिव एंटोनियम, अब आपको कंप्लीट का एंटोनियम बताना है। तो हो जाएगा ए प्लेंटीफुल, बी पार्शियल, सी बल्कि या फिर डी वैकेंट। तो देखिए कंप्लीट का जो एंटोनियम होगा वो होगा बी पार्शियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपकी रीजनिंग आ गई। प्रफुल्लित को आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। प्रफुल्लित का है उदास, मतलब विलोम शब्द हो गया। प्रफुल्लित का है उदास कोडिंग में, तो शांत करना का क्या होगा? भाई प्रफुल्लित का तो उदास है, तो शांत करना का क्या होगा? ए निराकरण करना, बी राहत देना, सी धीरज देना या फिर डी भड़काना। भाई एक जगह आप शांत कर रहे हो, शांत का उल्टा क्या होगा? भड़काना, भड़का रहे हो आप। ठीक है, तो प्रफुल्लित का उदास और शांत करना का भड़काना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोट में मदर को ये लिखा जाता है, इस शब्द में QDGSNL और ये लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में शीत को क्या किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए इस कोड के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर मदर को QDGSNL लिखा जाता है, तो शीत
को क्या लिखा जाएगा, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, शीत को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसका कोडिंग बनाइए। देखिए यहाँ ऐसे बन रहा है, एम से पहले मतलब एक पहले बन रहा है, एल, एल का एम, एल के बाद मतलब एम, ओ, एन के बाद ओ, एस के बाद टी, जी के बाद एच, डी के बाद ई और क्यू के बाद आर। बन रहा है ना। ठीक है, तो एम से पहले क्या है, तो आपको देखना है एस से पहले क्या आता है, एस से पहले आता है आर, एस से पहले क्या आता है, एस से पहले आता है आर। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, मदर को क्यू डी जी एस एन एल लिखा है, तो एम से पहले क्या आता है एल, ओ से पहले एन, टी से पहले एस, एच से पहले जी, ई से पहले डी और आर से पहले क्यू। इसी कोड भाषा में आपको लिखना है। ठीक है, अब एस से पहले क्या आता है आर, एच से पहले क्या आता है बताइए, एच से पहले आता है जी। ठीक है, ई से पहले आता है आपका डी, ए से पहले आता है आपका, बताइए क्या आएगा ए से पहले, बताइए ए से पहले क्या आता है, क्या आएगा, ए से पहले क्या आता है, ए से पहले आएगा आपका जेड, टी से पहले क्या आएगा, टी से पहले आएगा आपका एस और एच से पहले आएगा आपका जी। तो देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही बैठ रहा है, जी एस जेड डी जी आर। तो देखिए ये सही बैठ रहा है, जी एस जेड डी जी आर। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एम की पत्नी, एम की पत्नी, क्वेश्चन क्या था कि एम की पत्नी एन की पुत्रवधू है ना। तो एम की पत्नी, एम कौन होगा, पति होगा। मेल के लिए हम सर्कल का यूज़ कर रहे हैं और फीमेल के लिए जो है हम ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। एम की पत्नी एन की पुत्रवधू है, तो एम की कोई पत्नी होगी, हमें नहीं पता, पत्नी का दिया नहीं है इसमें कि कौन है पत्नी, लेकिन कह रहे हैं कि एन की पुत्रवधू है। तो एन की पुत्रवधू मतलब एन की बहू है। अब जब एन की बहू है तो या तो एन इनकी, एम की माता होगी या फिर पिता हो गए। यहाँ पर दिया नहीं है क्लियर कि एन जो है वो कौन है, एन मेल है या फीमेल है, या एन जो है ससुर है या फिर सास है। ठीक है, तो एम की पत्नी होगी कोई, तो वो एन की पुत्रवधू है। अब एन इनके या तो माता हो गए या पिता हो गए और ये इनकी बहू हो गई। ठीक है, अब एक दूसरा दे रखा है, दे रखा है कि पी ओ का पति है। पी जो है वो ओ का पति है, ओ का पति है। तो पी जो कौन हुआ, ये मेल हो गया और ये जो हो गया आपकी, ये फीमेल हो गई। ये दोनों पति पत्नी हो गए। पी ओ का पति है जो कि एम की बहन है। अब कह रहे हैं जो कि एम की बहन है, एम की बहन है भाई, एम की बहन है ओ। देखिए पति पत्नी भाई बहन तो वो एक ही लाइन में आते हैं क्योंकि वो हम उम्र होते हैं, है ना। अब अगर इनके पिता या माता के बारे में बात आएगी तो ऊपर, और अगर इनके बच्चों के बारे में बात आएगी तो बात नीचे होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये आपका रिलेशन ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है, एम की पत्नी एन की पुत्रवधू है। एम की कोई पत्नी होगी तो वो एन की पुत्रवधू है, मतलब एन या तो ससुर होंगे इनके या फिर सास होंगे। पी ओ का पति है, पी जो है ओ का पति है जो कि एम की बहन है, एम की बहन ओ है, इसका पति ये है। ठीक है, पी। अब पूछा गया पी और एन का संबंध क्या है, तो बताइए, बता दीजिए पी और एन का संबंध क्या है भाई। एन क्या होगा, पी एन का पी का एन से क्या संबंध है बताइए, तो पी दामाद होगा। पी क्या होगा, दामाद। ये इनकी बेटी हो गई। एम कौन हो गया, ये बेटा हो गया, ये बहू हो गई। ठीक है, ये बहू हो गए, लेकिन हमें यहाँ नहीं पता चल रहा है कि ये माता है या पिता है। ठीक है, ये बात नहीं पता चल रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक असमान है। मतलब 4 शब्द दे रखे हैं उसमें से 3 शब्द जो है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, मतलब समान है। एक शब्द ऐसा है जो असमान है, उस असमान शब्द को आपका जानना है। ए डर्मेटोलॉजी जिसको त्वचा विज्ञान कहते हैं, बी नेफ्रोलॉजी जिसको वृक्क विज्ञान कहते हैं, सी कार्डियोलॉजी जिसको हृदय रोग विज्ञान कहते हैं, या फिर डी माइकोलॉजी जिसको कवक विज्ञान कहते हैं। तो देखिए त्वचा विज्ञान, वृक्क विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान ये सब सेम है, लेकिन जो कवक विज्ञान है, माइकोलॉजी, ये आपका अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। म्यांमार की मुद्रा क्या है। ए म्यांमार रिंगिट, बी म्यांमार डोंग्स, सी म्यांमार क्यात या फिर डी म्यांमार रियाल। तो देखिए म्यांमार की मुद्रा म्यांमार क्यात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। घुमरा, घुमरा का जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है। घुमरा लोक नृत्य कहाँ का है। ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी महाराष्ट्र। तो जो घुमरा जो आपका लोक नृत्य है वो आपका उड़ीसा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्लिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है। ए पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। तो क्लिम्पोंग हिल स्टेशन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य हैं। ए 26, बी 27, सी 29 या फिर डी 28। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। ए अंडमान में, बी कोची में, सी नई दिल्ली में या डी राजकोट में। तो भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वो आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। ए वॉशिंगटन में, बी काठमांडू में, सी हैग में या डी नई दिल्ली में। तो सार्क का जो सचिवालय है वो आपका काठमांडू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है। ए 28 मई को, बी 29 जून को, सी 12 अप्रैल को या फिर डी 11 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI किसके द्वारा लिखी गई है। ए अमृता त्रिपाठी, बी गीता फोगाट, सी विनोद राय या फिर डी बबीता फोगाट। तो देखिए जो नॉट जस्ट आ नाइट वॉचमैन जो है वो आपके विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और आज इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी जो आपका हिंदी के जो गद्यांश है और जो मैथ्स के जो ग्राफ हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, चलिए जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है। ए रोजर फेडरर, बी नोवाक जोकोविच, सी राफेल नडाल या फिर डी एंडी मुर्रे। तो देखिए टेनिस खिलाड़ी कौन बन गया है, वो है आपका नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक बैठ रहे हैं। इसी के साथ वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से हम डे बाय डे आपकी तैयारी कराते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट कल दूसरा लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।